गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। अभी तक काइनेमेटिक्स के अंदर एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। आज बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। इस लेक्चर के बाद एक्सेलरेशन के लिए आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा और जितने भी क्वेश्चन हैं रिलेटेड टू एक्सेलरेशन वो सब हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन जो हम 7th और 8th क्लास में भी डेफिनेशन पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सेकेंड पॉइंट क्या है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी एक्सेलरेशन को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें मुझे चाहिए, तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू स्पीड एंड डायरेक्शन। ये टर्म भी इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे, विद रेस्पेक्ट टू स्पीड एंड डायरेक्शन। सी पॉइंट क्या लिख सकता हूं मैं? एक्सेलरेशन क्या होगा मेरे पास? एक्सेलरेशन मेरे पास होगा चेंज इन वेलोसिटी। ये होगा मेरे पास एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी है तो विद रेस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, with respect to change in speed, change in direction और change in both। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। चाहे वो चेंज स्पीड के टर्म में हो, चाहे वो चेंज डायरेक्शन के टर्म में हो, या फिर वो चेंज दोनों एक साथ हो, स्पीड में भी और डायरेक्शन भी, तो इस चेंज को मैं क्या बोलूंगा? एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू स्पीड एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर थोड़ा सा फील लेते हैं कि एक्सेलरेशन एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, चलिए नोट कर लिया होगा ये आपने, ये सिंपल सी डेफिनेशन थी। चलिए देखते हैं एक्सेलरेशन होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताऊंगा। सपोज करो ये सरफेस है मेरे पास, इस तरीके से ये सरफेस है, इस तरह की सरफेस है मेरे पास, और एक मैं यहाँ पे सिंपल एक कार ड्रॉ करता हूँ। ये कार है मेरे पास, फिर ये कार थोड़ा सा आगे मूव किया इस कार ने, फिर ये कार थोड़ा यहाँ पर आ गई, और फिर ये कार थोड़ा सा और आ गई। ठीक है, ये आ गई। अच्छा, ये कार है, ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है, ये पोजीशन सी है और ये पोजीशन डी है। इस कार की जो वेलोसिटी है इधर, वो कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे भी कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे भी कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे भी कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा? 1 सेकेंड। यहाँ पे लगा 2 सेकेंड और यहाँ पे कितना लगा? 3 सेकेंड। ये मैंने माना कितना टाइम लगा? ये लगा 3 सेकेंड। तो T1, T2, T3। तो एक्सेलरेशन मैंने आपको क्या बोला था कि एक्सेलरेशन मेरे पास क्या होता है, जिसको हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेलरेशन को स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर ये v1 है, ये v2 है, ये v3 है, ये v4 है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ये होता है मेरे पास एक्सेलरेशन। तो अगर इस टर्म की मैं बात करता हूँ a से b तक, तो v2 यहाँ पे कितना है? 3, और v1 कितना है? 3 डिवाइड बाय 2 माइनस 1, तो 0/1 इक्वल टू 0। यानी एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना मिला? 0 मिला, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये मुझे एक्सेलरेशन मिला। अगर b और c की बात करते हो आप, देखो ये a1, यहाँ से अगर a2 की बात करता हूँ तो कितना होगा a2? देखो अगर मैं इस bc की बात करता हूँ तो क्या लिखूंगा यहाँ से? v3 माइनस v2 अपॉन t3 माइनस t2। v3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 3 माइनस v2 की वैल्यू कितनी है? 3, और टाइम यहाँ पे कितना है? 3 माइनस 2, यानी 0/1
1 यहाँ पे भी एक्सेलरेशन मुझे कितना मिला 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद भी अगर आप करोगे तो तब भी आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी मिलेगी 0 मिलेगी। तो यहाँ से मुझे एक बात समझ आई, यहाँ से मुझे एक बात समझ आई। क्या बात समझ आई? आप पहले इसको नोट करो इतने पार्ट को, फिर मैं एक नोट करके एक बात आपको लिखाता हूँ। चलिए इतनी बात आपने लिखी होगी कि एक्सेलरेशन कितना होगा यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा चलिए एक बात यहाँ पे देखते हैं। एक बात आपको यहाँ से क्लियर हुई, नोट। पहली बात एक्सेलरेशन के लिए आपको सबसे पहली बात क्या नोट करने को मिली? इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इफ वेलोसिटी कांस्टेंट, देखो यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने का मतलब कि हर एक पॉइंट पे जो इस कार की स्पीड होगी, जो इस कार की वेलोसिटी होगी इन डायरेक्शन, वो कैसी है? कांस्टेंट। यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन मुझे कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। ये फिक्स कंडीशन है। क्या कंडीशन है? फिक्स की अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मुझे एक्सेलरेशन क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। कब ट्रू नहीं होगा उसके बाद भी मैं करूंगा। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन यहाँ पे 0। एक टर्म और कैसे एक्सेलरेशन 0 हो सकता है? अगर वेलोसिटी मेरे पास 0 हो, अगर वेलोसिटी मेरे पास 0 हो, 0 होने का मतलब बॉडी एट रेस्ट कंडीशन, बॉडी एट रेस्ट कंडीशन। अगर कोई बॉडी, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट की कंडीशन पे होगा, यानी रेस्ट की कंडीशन पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। तो इस केस में भी जो एक्सेलरेशन मुझे मिलेगा 0 मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी अपॉन T2 माइनस T1। तो अगर वेलोसिटी 0 है यानी रेस्ट की कंडीशन पे, तो T1 टाइम पे भी बॉडी रेस्ट पे होगी और T2 टाइम पे भी रेस्ट पे होगी, यानी दोनों टाइम पे वेलोसिटी 0 ही रही होगी और T2 माइनस T1, यानी यहाँ से भी मुझे एक्सेलरेशन कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। तो दो बात मुझे यहाँ से समझ आई कि इफ वेलोसिटी कांस्टेंट तब एक्सेलरेशन 0, अगर वेलोसिटी 0 यानी बॉडी रेस्ट की कंडीशन पे तब भी एक्सेलरेशन मुझे कितना मिलेगा? 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बात तो ये है, तो इसको आप नोट करके लिखो। फिर चलते हैं आगे कि और क्या कॉन्सेप्ट इसके अंदर हम आगे मर्ज कर सकते हैं। चलिए नोट किया होगा आपने। तो ये कंडीशन कैसी होगी? ये मेरे पास है फिक्स कंडीशन, फिक्स कंडीशन की अगर वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होगा ही होगा। लेकिन ये वाली जो कंडीशन है कांस्टेंट वाली, ये वाली जो कंडीशन है मे बी पॉसिबल, 100% पॉसिबल नहीं है। मैं फिर बोल देता हूं कि 100% पॉसिबल नहीं, मे बी पॉसिबल। कब? ये हमें लिखा देता हूं, इफ बॉडी इन लीनियर मोशन, इफ बॉडी इन लीनियर मोशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे ये है लीनियर मोशन करेगा और यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। लेकिन हमेशा अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी एक्सेलरेशन 0 होगा, ये ट्रू नहीं है। सिर्फ किस केस में पॉसिबल होगा? इफ बॉडी इन लीनियर मोशन। ये कंडीशन चेंज होगी, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट होने पे भी एक्सेलरेशन चेंज होता है। ये मैं भी बताऊंगा आपको थोड़ी देर बाद। ये कंडीशन फिक्स है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उस केस में तो एक्सेलरेशन क्या होगा? हमेशा 0 होगा। तो उसको आपने नोट किया होगा। यानी ये 2 पॉइंट मुझे यहां से मिले। इस बात को याद रखना कि मे बी पॉसिबल इफ बॉडी इन लीनियर मोशन। चलिए अब मैं इस डायग्राम में थोड़ा चेंज करने जा रहा हूं और इस डायग्राम को आप फिर से कॉपी के ऊपर दोबारा बनाएंगे। ठीक है, चलिए क्या चेंज करने वाला हूं मैं, ये देखिए। चेंज करने वाला हूं मैं, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। ये वेलोसिटी मेरे पास कितनी थी? ये 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड और ये हो जाएगा मेरे पास 8 मीटर पर सेकेंड। ये आएगा मेरे पास 9 मीटर पर सेकेंड। अब मैं यहाँ से एक्सेलरेशन निकालता हूँ। क्या होगा एक्सेलरेशन? अगर ए बी के लिए निकालता हूँ तो ये होगा v2 माइनस v1 अपॉन T2 माइनस T1। यहाँ पे v2 है 5 माइनस 3 2 माइनस 1, 2/1 कितना है? प्लस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन कितना मिला यहाँ से? प्लस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मिला। आगे भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं तो बी सी के लिए क्या होगा? v3 माइनस v2 T3 माइनस T2। v3 कितना है यहाँ पे? 7 माइनस v2 कितना है?
5 डिवाइड बाई T3 कितना है 3 माइनस 2 कितना आएगा 2/1, यानी यहाँ से भी जो एक्सेलरेशन मुझे मिलेगा प्लस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है कि इस डायरेक्शन को मैं बोलूँगा पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को मैं बोलूँगा निगेटिव, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के केस में। दोनों केस में अगर ये राइटवर्ड होगा तो उस डायरेक्शन को बोलूँगा पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को बोलूँगा निगेटिव। पहली बात ये है। अब एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना मिला मुझे प्लस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये मिला प्लस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे एक बात देखी कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको मिल रही है, जब गाड़ी 3 मीटर पर सेकेंड पे थी, फिर 5, फिर 7, फिर 9, तो हर एक केस में जो एक्सेलरेशन था मेरे पास वो कितना था प्लस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ये वैल्यू कैसी थी कॉन्स्टेंट। कैसी वैल्यू थी ये कॉन्स्टेंट थी। तो एक बात मुझे यहाँ पे समझ आई कि इफ वेलोसिटी इंक्रीज, देखो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये आप देख सकते हो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अगर एक्सेलरेशन नोट करके यहाँ पे लिखिएगा एक पॉइंट नोट करके, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इसका मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी इक्वल टू 0 होगा। ये कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं बोल सकते हम ऐसा कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो वेलोसिटी 0 होगा। जनरली हम ये बात सोच लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पहला नोट पॉइंट तो ये, ठीक है। दूसरा नोट पॉइंट क्या है, चलिए, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब कि जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी, हो सकती है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने पे स्पीड इंक्रीज हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। कैसे डिक्रीज होगी उसकी बात करेंगे अभी यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन कितना मिला प्लस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होगी कब, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो पहली बात ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब 0 नहीं है, ये बात हमें समझ आ गई। एक नोट पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा क्या हुआ कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो स्पीड इंक्रीज हो सकती है ना, स्पीड इंक्रीज, मे बी गाड़ी स्पीडिंग अप या मे बी वेलोसिटी इंक्रीज, ठीक है। तो ये बात लिखिए, ये नोट करके लिखिए आप। फिर मैं बताता हूँ कि ये मे बी मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने पे स्पीड कम भी हो सकती है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने पे जरूरी नहीं कि हमेशा स्पीड ज़्यादा ही होगी, कम भी हो सकती है। कम कैसे होगी देखते हैं इसको भी, ये नोट करके लिखे आप। चलिए, नोट करके लिखा होगा आपने। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। क्या लिखा, इफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट, उस केस में वेलोसिटी मुझे क्या होगी 0। ये टर्म ट्रू नहीं है, इतना पार्ट ये कभी नहीं बोल सकते हम ऐसा। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो स्पीड बढ़ेगी। वो देख भी सकते हो आप, एक्सेलरेशन यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, कांस्टेंट था। तो हर एक सेकंड पे देखो स्पीड बढ़ती जा रही है, 3, 5, 7 और 9। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने पे स्पीड कम भी हो सकती है। देखो अभी बात करेंगे उसके बारे में। तो ये एक्सेलरेशन कैसा है पॉजिटिव। चलिए अब ये डायग्राम ऊपर वाला दोबारा बनाइएगा, ये नोट करके आपने लिखा होगा। देखो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूँ। चेंज क्या करने जा रहा हूँ, देखो मुझे नहीं पता यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आएगा। ये वेलोसिटी मान लेता हूँ 10। तीनों केस में डायग्राम अलग अलग आप बनाएंगे। ये कितना होगा यहाँ पे 8, ये कितना होगा यहाँ पे 6 और ये कितना होगा यहाँ पे 4। कितना हुआ 10, 8, 6 और यहाँ पे हुआ 4। अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन में निकालता हूँ कितना आएगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। v2 की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 10 डिवाइड बाई 2 माइनस 1। कितना आया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि इसकी वैल्यू मिली मुझे यहाँ पे, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू मिली -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन अगर मैं देखूँ v3 माइनस v2 अपॉन t3 माइनस t2। v3 कितना है यहाँ से, ये है 6 माइनस v2 कितना है 8 है अपॉन t3 2 माइनस 1। कितना है ये एक्सेलरेशन मेरे पास आया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू मुझे मिली, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हर एक केस में यहाँ पे भी एक्सेलरेशन मुझे क्या मिला, हर एक केस में यहाँ भी एक्सेलरेशन मुझे मिला कांस्टेंट। और कांस्टेंट होने पे आपने देखा कि जो वेलोसिटी है वो कम हो रही है, यानी स्पीडिंग डाउन। तो इसलिए मैंने बोला था कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा स्पीड बढ़ेगी, कम भी हो सकती है। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना मिला मुझे -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना कांस्टेंट मिला। और डायरेक्शन कैसी होगी इसकी, ये डायरेक्शन हम मान लेंगे। उस केस में पॉजिटिव थी तो राइटवर्ड, ये निगेटिव है तो लेफ्टवर्ड। लेफ्टवर्ड होने का मतलब कि हर एक पॉइंट पे देखो वेलोसिटी कम हो रही है। पहले गाड़ी की स्पीड थी 10, फिर हो गई 8, फिर हो गई 6 और फिर हो गई 5। तो कम होने पर भी एक्सेलरेशन यहाँ पे ये बी पॉइंट लिख लेना कि स्पीड कम हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि हमेशा ही बढ़ेगी, ठीक है। चलिए ये नोट करके लिख लिया होगा आपने। अब मैं जितना भी मैंने सारी कहानी आपको बताई है उसको कंक्लूड करके मैं बता देता हूँ कि कब स्पीड ज़्यादा होगी और कब स्पीड कम होगी।
तो देखो आपने यहाँ पे देखा स्पीड कांस्टेंट थी, कांस्टेंट होने का मतलब कम भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है, वो देखना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी है। तो अगर कोई आपसे बोल दे कि गाड़ी स्पीडिंग अप होगी या डाउन होगी, तो अगर गाड़ी स्पीडिंग अप है या डाउन है ये हम एक इन्फॉर्मेशन से नहीं बता सकते, उसके लिए हमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उनकी डायरेक्शन कैसी है। दोनों की इन्फॉर्मेशन होगी तभी हम बता सकते हैं कि गाड़ी एक्सेलरेट करेगी या फिर एक्सेलरेट करेगी या डी एक्सेलरेट करेगी। तो दोनों की डायरेक्शन के हिसाब से हम बताएंगे, उसी को मैं कंक्लूड करके यहाँ पे आपको लिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है इसकी हेल्प से बस एक्सेलरेशन हम बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या फिर जीरो है, ठीक है। चलिए ये नोट कर लिया होगा आपने। अब मैं आपको कंक्लूड करके लिखाता हूँ सारे केस कि किस तरीके में स्पीड डाउन होगी और किस में अप होगी, ठीक है। देखें, ये मेरे पास है और यहाँ पे वेलोसिटी है इधर और एक्सेलरेशन है इधर, ठीक है। ये गाड़ी आगे मूव कर रही है और ये एक्सेलरेशन कितना है, ये वेलोसिटी होने का मतलब इस डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। तो इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का मतलब हुआ वेलोसिटी है पॉजिटिव और एक्सेलरेशन कैसा है, निगेटिव। तो वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन निगेटिव, कहने का मतलब कि गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। यानी ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट विल बी डी एक्सेलरेट और स्पीडिंग डाउन और स्पीडिंग डाउन। ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे हो इस तरीके से और वेलोसिटी भी इधर हो और एक्सेलरेशन भी इधर हो, यानी दोनों किस डायरेक्शन में हो, दोनों सेम डायरेक्शन में हो, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन भी कैसा है, पॉजिटिव, दोनों की डायरेक्शन सेम है, राइट वर्ड है। तो ऑब्जेक्ट विल बी एक्सेलरेट, ऑब्जेक्ट विल बी एक्सेलरेट मीन्स स्पीडिंग अप, गाड़ी की स्पीड क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। और थर्ड केस क्या हो सकता है, देखो थर्ड केस मेरे पास होगा अगर वेलोसिटी भी इधर है और एक्सेलरेशन भी, यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भी जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक्सेलरेट होगा, ऑब्जेक्ट कैसा होगा, एक्सेलरेट, और स्पीड कैसी होगी, स्पीडिंग अप, ये होगा मेरे पास। और फोर्थ केस में क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट इस तरीके से है, ऑब्जेक्ट इस तरीके से है, तो अगर मेरे पास वेलोसिटी होगी इधर और एक्सेलरेशन होगा इधर, कहने का मतलब अगर वेलोसिटी भी निगेटिव है और एक्सेलरेशन भी निगेटिव है, दोनों निगेटिव हैं, तो उस केस में तब भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। तो अगर वेलोसिटी मेरे पास है निगेटिव और एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव, क्यों है निगेटिव, क्योंकि लेफ्ट वर्ड है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अगर राइट वर्ड है या पॉजिटिव है, तो उस केस में भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट होगा डी एक्सेलरेट, ऑब्जेक्ट क्या होगा, डी एक्सेलरेट, और या क्या बोल सकते हैं, स्पीडिंग डाउन, यानी गाड़ी की स्पीड क्या होगी, कम होती चली जाएगी। तो ये चार केस मेरे पास बनते हैं। फर्स्ट केस, अगर एक्सेलरेशन लेफ्ट वर्ड है और वेलोसिटी राइट वर्ड है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन निगेटिव, तो ऑब्जेक्ट विल बी डी एक्सेलरेट और गाड़ी की स्पीड क्या होगी, कम होगी। इस केस में दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ऑब्जेक्ट विल बी एक्सेलरेट। इस केस में देखेंगे तो वेलोसिटी भी निगेटिव है और एक्सेलरेशन भी निगेटिव है, तो इस केस में भी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे वेलोसिटी निगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो ऑब्जेक्ट डी एक्सेलरेट और स्पीडिंग डाउन। ये चार केस मेरे पास होते हैं, इनका हम आगे चलकर न्यूमेरिकल में काफ़ी यूज़ करेंगे। तो आपको याद रखना कि पॉजिटिव निगेटिव होने पे एक्सेलरेट करेगी गाड़ी या फिर डी एक्सेलरेट करेगी, ठीक है। तो उसको आप नोट करें, फिर चलते हैं। 2-3 नोट पॉइंट करके मैं आपको चीज़ें लिखा देता हूँ, वो आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, नोट करके आपने लिख लिया होगा अबाउट द एक्सेलरेशन। तो अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड हमेशा बढ़ेगी। देखो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव तब भी स्पीड डाउन है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और स्पीडिंग अप है, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा आपने। 2-3 बातें नोट करके मैं बड़ी लिखाता हूँ आपको, तो वो बिल्कुल आपको याद रखनी है। चलिए देखते हैं क्या बात है वो।
देखते हैं। नोट पॉइंट, पहला नोट पॉइंट तो यह है कि इफ एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, इफ एक्सेलरेशन पॉजिटिव, इट डज नॉट imply that body is speeding up। सबसे पहला नोट पॉइंट तो ये कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इट डज नॉट इंप्लाई दैट बॉडी इज स्पीडिंग अप। ठीक है, इफ एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, इट डज नॉट इंप्लाई that body is speeding down। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन निगेटिव है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी की जो स्पीड है वो कम होगी, वो ज़्यादा भी हो सकती है। कैसे होगी ज़्यादा? अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में निगेटिव, अगर वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, देखो वेलोसिटी एक्सेलरेशन, तब क्या होगा इस केस में? स्पीडिंग अप होगा। ठीक है, तो ये एक केस हो सकता है। अच्छा, सी पॉइंट क्या है? अब एक आसान सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि इफ acceleration is 0 then velocity must be constant। if acceleration is 0 then velocity must be constant, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो कि क्या हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। देखो मैं बताता हूं, इफ एक्सेलरेशन इज 0 देन वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो ये बात बिल्कुल श्योर है कि वेलोसिटी क्या होगी इस केस में? कांस्टेंट होगी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर 0 भी तो हो सकती है। भाई अगर हर एक टाइम पे वेलोसिटी 0 है तो उसको भी तो एक, अगर हर एक टाइम पे वेलोसिटी 0 है, रेस्ट की कंडीशन भी है, तब भी ये कांस्टेंट तो होगा ना। हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है तो इसका मतलब कांस्टेंट है। और अगर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है हर एक टाइम पर, तब भी वेलोसिटी कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। तो ये बात 100% ट्रू है। इफ एक्सेलरेशन इज 0 देन वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब एक स्टेटमेंट मैं आपको और बोलता हूं कि इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन एक्सेलरेशन मस्ट बी 0। इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन एक्सेलरेशन मस्ट बी 0, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? बड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ठीक है, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन एक्सेलरेशन मस्ट बी 0। ठीक है, अच्छा तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है? ये स्टेटमेंट भी मेरे पास क्या है? ट्रू है। ये बहुत लोगों को फील हुआ होगा कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन मस्ट बी 0, लेकिन ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं। ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स है। अब फॉल्स कैसे है इसको समझते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने आपको बताया कि अगर एक लीनियर डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो वहाँ पे एक्सेलरेशन कितना मिलेगा मुझे? 0 मिलेगा, ये हमने पढ़ा। लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं है। तो किस केस में ये बात अलग होगी? क्या ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट और एक्सेलरेशन 0 ना हो सकता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है सर्कुलर मोशन। क्या एग्जाम्पल है? सर्कुलर मोशन। कैसे? देखो, अगर ये सर्कुलर मोशन है और इस पॉइंट पे अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है सर्कल के ऊपर, कोई पार्टिकल यहां से सर्कुलर मोशन स्टार्ट करता है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी ये, 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 और इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी ये, इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी ये। हर एक पॉइंट की वेलोसिटी में इक्वल मान रहा हूं। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन मस्ट बी 0। तो फिर से लोगों को लग रहा होगा कि सर वेलोसिटी तो कांस्टेंट है हर एक पॉइंट पे, तो एक्सेलरेशन 0 क्यों नहीं है? भाई जो एक्सेलरेशन होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, और वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं। तो अगर डायरेक्शन भी चेंज होगी तब भी एक्सेलरेशन चेंज
होगा, तो इसलिए कभी नहीं हम बोल सकते कि एक्सेलरेशन मस्ट बी 0। जैसे इस केस में अगर वेलोसिटी यहाँ पे यूनिफॉर्म है तो डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज होगी, यहाँ पे भी 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 चेंज होगी। तो अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और उस पॉइंट में मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो वो टेंजेंट किसको डिफाइन करेगा? उस पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन को डिफाइन करेगा। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब एक्सेलरेशन एक्ट कहाँ पे करेगा? एक्सेलरेशन एक्ट करता है सेंटर की तरफ। ये जब मैं आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा तब और अच्छे से इसके बारे में बात करेंगे। और सेंटर की तरफ लगता है AC। क्या नाम है इस एक्सेलरेशन का? AC। AC का मतलब AC मेरे पास होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन काम करता है सेंटर की तरफ, जिसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो अलग बात है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है, लेकिन वो उसको कैंसिल आउट कर देता है। तो इस केस में क्या होगा कि AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किसकी वजह से आएगा? वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। यानी डायरेक्शन भी अगर चेंज होगी तो तब भी मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा? यहाँ पे चेंज होगा, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करेगा? सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन एक्ट करेगा जिसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या ये वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे अलग अलग देख रहे हैं? देखो इस सेकंड पे वेलोसिटी यहाँ पे होगी, इस पे यहाँ पे होगी, उस पे यहाँ पे होगी। तो सर्कुलर मोशन के अंदर ये जो वेलोसिटी होती है ये मेरे पास होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी होती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। और एक एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लगता है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये नोट पॉइंट करके मैंने लिखा है, इसके अलावा एक्सेलरेशन में कुछ भी नहीं है। सारे नोट पॉइंट करके मैंने आपको बता दी, सारी चीज़ें समझा दी। मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि फिर से एक बार वीडियो को आप पीछे करें और इस जो एक्सेलरेशन के बारे में मैंने बताया इसको फिर से दोबारा से देखें। ठीक है, तो सारे नोट पॉइंट मैंने बता दिए हैं, इनको आप नोट करो। फिर देखते हैं कि इसमें कैसे एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए हम वैल्यू निकालेंगे और कैसे वहाँ पे सवाल आपसे पूछेगा। लेकिन उससे पहले एक्सेलरेशन बताना थोड़ा सा ज़रूरी था कि आपको थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो जाए, क्योंकि काइनेमेटिक्स में आगे चल के एक्सेलरेशन का काफ़ी हम यूज़ करेंगे। तो उसको आप नोट करो, फिर चलते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन मस्ट बी 0। क्यों होगा 0? क्योंकि यहाँ पे रीजन लिख रहे हैं ना, डायरेक्शन विल बी चेंज ऑफ पार्टिकल। तो ये छोटा सा नोट पॉइंट करके लिख लेना। रीजन क्या है? डायरेक्शन विल बी चेंज ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा क्लियर हो गया आपको। अब हम एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ इधर से। चलिए किसके बारे में चर्चा करेंगे? एवरेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए, और नीचे यहां पे लिख सकता हूं एवरेज एक्सेलरेशन। ये क्या है? चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ टाइम इंटरवल डेल्टा टी। क्या है? चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो एक्सेलरेशन एवरेज में क्या लिख सकता हूं? यहां से एवरेज एक्सेलरेशन में लिख सकता हूं फाइनल या तो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। क्या लिख सकते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है एवरेज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम इंटरवल डेल्टा टी। ठीक है, एक मेरे पास होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये क्या है? ये मेरे पास है इट इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। एक बात तो इसमें है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है इसके अंदर इट इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इट इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर
इंस्टेंट, इट इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। यानी किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर मुझसे पूछेगा कि एक्सेलरेशन कितना है, तब उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या होता है ये, अगर ये मुझे निकालना, ये मेरे पास होगा dx/dt। क्या होगा, dx/dt। यानी अगर किसी पोजीशन को, ये होगा मेरे पास dv/dt। क्या होगा, dv/dt। यानी अगर किसी वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसको एक तरीके से और डिफाइन करते हैं, कैसे, देखो मुझे पता है कि जो मेरे पास वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, dx/dt। यानी पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मुझे मिलेगी। तो इसको अगर मैं देखना चाहूँ यहाँ से, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv/dt, क्या लिख सकते हैं, dv/dt लिखेंगे, और वेलोसिटी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, dx/dt, ये लिख सकते हैं। यानी यहाँ से मुझे एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, d²x/dt², ये मुझे मिलेगा। यानी अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन का मैं डबल डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे क्या मिलता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मुझे मिलेगा। और ये मेरे पास क्या है, या तो dv/dt या फिर d²x/dt²। इसके बेस पे न्यूमेरिकल देखेंगे, सारी कहानी आपको क्लियर हो जाएगी। तो इसको नोट करो, फिर देखते हैं कैसे क्वेश्चन आपसे एक्सेलरेशन के ऊपर पूछेगा। चलिए आगे देखते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल आपसे पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे। क्वेश्चन मुझे दिया है, अ पार्टिकल मूविंग along a straight line, particle moving along a straight line which having position as function of time, ये मुझे दिया है, x इक्वल टू 3t² माइनस t³ प्लस 3t प्लस 2, 3t² माइनस t³ प्लस 3t प्लस 2। तो ये इक्वेशन मुझे दी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन, तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है ऑप्शन नंबर 1, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, पार्टिकल रिवर्स इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। स्टॉप एट t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड पार्टिकल रिवर्स इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। बी ऑप्शन है मेरे पास, स्टॉप एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, पार्टिकल continuous further without change its direction of motion। सी ऑप्शन मुझे दिया है, स्टॉप एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, रिवर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। जैसे ऑप्शन नंबर ए में दिया है, पार्टिकल रिवर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। और डी ऑप्शन मुझे दिया है, स्टॉप एट t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड continuous further without change डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये क्वेश्चन मुझे दिया है, कंटिन्यूस फर्दर विदाउट चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो आपको बताना है कि विच ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो जो एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है अभी, उसी के बेस पे क्वेश्चन है, तो इसको करने की कोशिश करें और फिर देखें आंसर क्या आता है।
इक्वेशन सही से लिख लें। ये इक्वेशन कुछ ऐसे है, ये है टी क्यूब माइनस 3t² प्लस टी क्यूब माइनस 3t² प्लस 3t प्लस 3। ये इक्वेशन मुझे दी और 4 ऑप्शन है, तो आपको बताना विच वन इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो और फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्या कंडीशन मेरे पास आएगी। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। स्टॉप एट 1 सेकेंड एंड पार्टिकल रिवर्स इज डायरेक्शन ऑफ मोशन। स्टॉप एट 1 सेकेंड एंड पार्टिकल कंटिन्यूअस फर्दर विदाउट चेंजेस डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, 4 ऑप्शन है, चलिए करने की कोशिश करते हैं इसको। ऑप्शन में यहाँ से हटा देता हूँ और इक्वेशन मुझे दी है। ठीक है, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूँ यहाँ पे, तो x यानी पोजीशन मुझे दी है और वेलोसिटी अगर मुझे निकालनी है तो वो मेरे पास क्या होता था, dx/dt। अगर dx/dt करूंगा तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करूंगा, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3t² माइनस 3t² का होगा माइनस 6t, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा यहाँ पे 0। तो ये मुझे मिली वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन अगर मुझे निकालना है तो वेलोसिटी को एक बार t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6t माइनस 6। ये सारी बार डिफरेंशिएशन में हम कर चुके थे कि कैसे एक वेरिएबल का किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो मेरे पास ये मिली वेलोसिटी, ये मुझे मिला एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एट टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड। टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड, अगर पार्टिकल मोशन में है या नहीं है, ये बात हमें कहाँ से पता चलेगी, ये बात हमें पता चलेगी वेलोसिटी से। किससे पता चलेगी, वेलोसिटी से। तो अगर वेलोसिटी की मैं बात करूँ, ये मुझे दिया है 3t² माइनस 6t प्लस 3। तो अगर मैं यहाँ पे t इक्वल टू 1 सेकेंड अगर मैं रखूँगा तो ये आएगा 3 1² माइनस 6, ये आएगा 1 और ये आएगा 3, यानी v की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 3 माइनस 6 प्लस 3, यानी v इक्वल टू कितना है मेरे पास, ये आ जाएगा 6 माइनस 6, यानी v इक्वल टू 0। अगर v इक्वल टू 0 आ गया यानी कैसी कंडीशन मिलेगी मुझे, रेस्ट कंडीशन। तो ये बात तो श्योर है, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड जो पार्टिकल है उसकी जो कंडीशन होगी वो रेस्ट की कंडीशन होगी, यानी वो रुक जाएगा। ये v की वैल्यू 0 मिली। अब एक्सेलरेशन को थोड़ा चेक करते हैं, 6t माइनस 6, यहाँ पे रखेंगे t इक्वल टू 1, ये आएगा 6 माइनस 6, a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 0। a मुझे मिला 0, a 0 मिलने का मतलब 2 कंडीशन, या तो वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट होगी, ये कंडीशन मेरे पास होती थी कि अगर एक्सेलरेशन मेरे पास 0 है तो वेलोसिटी क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। और यहाँ पे कैसी कंडीशन है, रेस्ट की कंडीशन है। इसका मतलब ये कि जो पार्टिकल है वो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे रुक जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल है जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसी डायरेक्शन में मोशन करता रहेगा, अपनी पोजीशन को चेंज, अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। क्या था ऑप्शन नंबर ए, शायद ऑप्शन नंबर ए मुझे दिया था कि जो पार्टिकल है वो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे स्टॉप हो जाएगा और अपनी जो डायरेक्शन है उसको चेंज नहीं करेगा। शायद ऑप्शन नंबर बी में मुझे दिया था, ऑप्शन नंबर बी में, कि पार्टिकल अपनी पोजीशन को, अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज नहीं करेगा, जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसी डायरेक्शन में मोशन करता रहेगा विदाउट चेंजेस डायरेक्शन। तो ये तो मेरे पास था ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। अब हम एक काम करते हैं, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे भी देखते हैं क्या कंडीशन वहाँ पे बनेगी। हो सकता है कि वहाँ से भी कोई ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो। ठीक है, तो इसको आप नोट करो, फिर ऑप्शन नंबर 2 की हम यहाँ पे बात करते हैं। चलिए, ये आपने लिख लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। अब इसी इक्वेशन को t इक्वल टू 2 सेकेंड पे देखते हैं क्या कंडीशन मुझे यहाँ पे मिलेगी। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो अगर मैं यहाँ से 1 सेकेंड हटा करके 2 सेकेंड करता हूँ, t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो ये मुझे वेलोसिटी की इक्वेशन मिली और ये मेरे पास है एक्सेलरेशन। तो यहाँ से अगर v इक्वल टू 3 2 स्क्वायर में रखता हूँ माइनस 6, ये आएगा 2 और ये आएगा 3, तो v कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 12 माइनस 12 प्लस 3, यानी v कितना आया 3 मीटर पर सेकेंड। ये मुझे मिला, कितना मिला, v इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। अब अगर एक्सेलरेशन की बात करता हूँ तो 6 2 माइनस 6 कितना आएगा, ये 12 माइनस 6, यानी a की वैल्यू कितनी आएगी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
कितनी आएगी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी देखो एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड वेलोसिटी की वैल्यू मुझे मिलेगी और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी मुझे मिलेगी। तो सबसे पहली बात तो ये कि टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर पार्टिकल कभी भी रेस्ट की कंडीशन पे नहीं होगा, रुकेगा नहीं, वो 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करता रहेगा। तो ये तो वेलोसिटी मिली, अब ये है एक्सेलरेशन। तो कंडीशन कुछ ऐसे बनेगी, ये कंडीशन बनेगी, ये आपकी कार है, ये आपकी कार है, इनिशियली कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है 3 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन कितना है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद गाड़ी की स्पीड कितनी हो जाएगी, इसके बाद हो जाएगी 9 मीटर पर सेकेंड। इसके फर्दर अगर मूव करेगा कितनी हो जाएगी, फिर यहाँ हो जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड। कहने का पर्पज़ ये है कि अगर एक्सेलरेशन मुझे दिया है तो गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। बढ़ेगी क्यों, क्योंकि वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन क्यों है राइट वर्ड, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा है पॉजिटिव, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी मिली पॉजिटिव, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम है। और जब भी दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो स्पीड अप यानी एक्सेलरेटिंग वाली कंडीशन मुझे यहाँ पे मिलेगी। तो वेलोसिटी पहले 3 मीटर पर सेकेंड, फिर होगी 6, फिर होगी 12। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे है 3, ये हो जाएगी 9 के बाद कितनी होगी, ये होगी 16। ठीक है, तो पहले अगर 3 मीटर पर सेकेंड है तो 6 हो जाएगी 9 के बाद हो जाएगी 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये था मेरे पास वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट और ये मेरे पास था एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये आपको पता चला कि t इक्वल टू 2 सेकेंड में पार्टिकल स्टॉप नहीं होगा। अगर 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन है 6, तो सबसे पहले वेलोसिटी 3, फिर हो जाएगी 9 के बाद कितनी होगी, वो हो जाएगी 16 मीटर पर सेकेंड। तो ये मुझे कॉन्सेप्ट दिया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। तो इसको आप नोट करो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये वेलोसिटी इसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये नोट कर लिया को क्वेश्चन आपने, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बोला है क्वेश्चन मुझे दिया है अ पार्टिकल डूइंग रेक्टिलिनियर मोशन। A particle doing rectilinear motion such that at t equal to 0 its velocity change with respect to time according to equation v equal to t square minus t। its velocity change v equal to t square minus t। ये मुझे कंडीशन दी है, फाइंड आउट टाइम इंटरवल such that its motion will be retards। its motion will be retards। ठीक है, और 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए हैं। एक दिया है t लेस देन 1/2, एक मुझे दिया है t ग्रेटर देन 1, एक ऑप्शन दिया है 1/2 t और ये दिया है 1, और डी ऑप्शन मुझे दिया है t लेस देन 1/2 एंड t ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये कंडीशन मुझे दी है। ए पार्टिकल डूइंग रेक्टिलिनियर मोशन सच दैट एट टाइम इक्वल टू 0 इट्स वेलोसिटी चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन such that it starts its motion at time equal to 0 and its velocity change with respect to time according to equation v equal to t square minus t। find out time interval such that its motion will be retards। तो टाइम इंटरवल आपको बताना कि किस टाइम इंटरवल में उसका जो मोशन है वो उसकी जो स्पीड है, रिटार्ड्स का मतलब जो स्पीड है वो कम होती जाएगी। तो उस क्वेश्चन को आप नोट करो और करने की कोशिश करो कि कैसे इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे।
चलिए क्वेश्चन नोट किया होगा आपने करने की कोशिश भी यहाँ पे की होगी। देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, आई होप क्वेश्चन ट्राई किया होगा आपने। मोशन विल बी रिटार्ड्स। तो अगर वेलोसिटी मुझे दी, देखो अगर किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी का मोशन रिटार्ड्स, स्पीड अप है स्पीड डाउन है, ये मैंने आपको बात बताई थी कि उसके लिए दो चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, एक तो एक्सेलरेशन और एक वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा अगर मोशन रिटार्ड्स है, रिटार्ड अगर इस तरह का मोशन है, डी एक्सेलरेशन की कंडीशन है, इसी को क्या बोलेंगे, डी एक्सेलरेशन यानी स्पीड डाउन। तो उस केस में दोनों वैल्यू कैसी होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, निगेटिव, और अगर वेलोसिटी निगेटिव है तो एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। इन दोनों की कंडीशन होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जो v और a का मल्टीपल होगा वो लेस देन 0 आएगा। क्यों आएगा 0? अगर किसी पॉजिटिव को निगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या किसी निगेटिव को पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना आता है, नेगेटिव आता है, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन करके कितना आएगा, माइनस। और अगर वो वैल्यू माइनस आएगी इन दोनों के कॉम्बिनेशन की तो माइनस वैल्यू 0 से कम होगी। तो कहने का पर्पज़ ये है कि v और a का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 होगा। पहली बात तो ये है। अच्छा, v की वैल्यू मुझे दी है टी स्क्वायर माइनस टी, v की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। अच्छा, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, अगर v इक्वल टू दिया है टी स्क्वायर माइनस टी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, dv बाई डी टी, यही होता है एक्सेलरेशन। तो dv बाई डी टी करूँगा तो a इक्वल टू ये आएगा 2t माइनस 1, कितना आएगा 2t माइनस 1। तो ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 2t माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है, यहाँ से t कॉमन लेंगे अगर तो कितना होगा, t कॉमन लेंगे ये बचेगा t माइनस 1 और ये आएगा 2t माइनस 1 लेस देन 0। ये कंडीशन मेरे पास आ गई, ये कंडीशन मेरे पास निकल करके आएगी। अब हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा एक रो की फॉर्म में ऐसे इसको बना लेते हैं। यहाँ पे लेते हैं 0, क्योंकि टाइम इंटरवल 1/2 1 और इसी के बीच में थोड़ी सी कहानी चलती है। तो 0 यहाँ पे होगा मेरे पास 1/2 और यहाँ पे मेरे पास होगा 1। तो एक जोन मेरे पास ये है, एक जोन ये है, एक जोन ये है और एक जोन ये है। तो अगर t इक्वल टू मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो t इक्वल टू 0 रखूँगा तो वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, ये तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर t से कम कोई वैल्यू मैं रखूँगा यहाँ पे, अगर t से कोई वैल्यू कम अगर यहाँ पे रखता हूँ, सपोज करो मैं यहाँ पे रखता हूँ 0.4 अगर हम रखेंगे तो उसके बीच में आएगा। अच्छा, अगर 0 से कम वैल्यू हम कोई रखेंगे, कहने का पर्पज 0 से कम, निगेटिव अगर कोई वैल्यू टाइम की हम यहाँ पे रखेंगे तो इसका मतलब ये वैल्यू मुझे कैसी मिलेगी, यहाँ पे ये वैल्यू मुझे मिलेगी निगेटिव। ठीक है, निगेटिव वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू निगेटिव आएगी और यहाँ पे रखेंगे तो ये वैल्यू भी निगेटिव आएगी। तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी निगेटिव। क्यों? क्योंकि t भी यहाँ पे कुछ निगेटिव होगा, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव और यहाँ पे t निगेटिव, तो ये वैल्यू मिलेगी निगेटिव। अगर 1 से ज़्यादा की मैं बात करता हूँ, अगर 1 से ज़्यादा की बात करता हूँ तो 1 से ज़्यादा की बात अगर सपोज करो यहाँ पे t इक्वल टू 2 रखते हैं तो t इक्वल टू 2 रखेंगे तो कितना होगा, ये आएगा 4 माइनस 1, यहाँ पे आएगा t इक्वल टू 2 रखेंगे ये आएगा 2 माइनस 1 और ये आएगा 2, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 3, तो वैल्यू कितनी मिलेगी 6, यानी ग्रेटर देन 0 मिलेगी। कहने का पर्पज़ ये है कि अगर t की वैल्यू 1 से ज़्यादा यहाँ पे रखूँगा तो 1 से ज़्यादा के लिए ये पूरा जो जोन होगा मुझे कैसा मिलेगा, इधर पॉजिटिव मिलेगा, और इधर पूरा जोन कैसा मिलेगा मुझे, 0 से लेफ्टवर्ड ये मिलेगा निगेटिव। ठीक है, अच्छा, यानी 0 से कम मुझे कैसा मोशन मिलेगा, रिटार्ड मोशन मुझे यहाँ पे मिलेगा। एक कंडीशन तो ये है। अब 1/2 से 1 के बीच में चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ कितनी, अगर यहाँ पे वैल्यू 1/2 से 1 के बीच में 0.6 रखते हैं तो 0.6 रखेंगे कितना होगा 1.2 माइनस 1, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ 0.6 माइनस 1 और ये है 0.6, तो ये वैल्यू तो मेरे पास आएगी पॉजिटिव, लेकिन ये वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, -0.4 और ये 0.6। कहने का पर्पज़ ये है कि इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो कितना आएगा, निगेटिव आएगा। यानी 1/2 से 1 के बीच में वैल्यू कैसे मिलेगी मुझे, यहाँ पे ये वैल्यू मुझे मिलेगी निगेटिव। ठीक है, और 0 से 1/2 की अगर मैं बात करूंगा, 0 से 1/2 का मतलब कि अगर यहाँ पे सपोज करो वैल्यू रखता हूँ 0.4 रख के देख लेते हैं। यहाँ पे भाई 0.4 जो मेरे पास वैल्यू होगी वो 0 से 1/2 के बीच में होगी। अच्छा, क्योंकि 1/2 कितना होता है 0.5। ठीक है, तो 0.4 रखेंगे कितना होगा, ये होगा 0.8 माइनस 1। ठीक है,
ये हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 0.4 माइनस 1 और ये होगा 0.4, तो 0.4 कितना बचेगा माइनस 0.6 कितना आएगा -0.2, यानी ये वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी, ये मुझे वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव। तो ये वैल्यू निगेटिव, इस जोन में वैल्यू पॉजिटिव और ये निगेटिव और इसके आगे पॉजिटिव। तो कंडीशन यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर निगेटिव टाइम इंटरवल की मैं बात करता हूँ तो निगेटिव का मतलब कि तभी मुझे कैसा मोशन मिलेगा, रिटार्ड मोशन मिलेगा, यानी जो वैल्यू मुझे मिलेगी टाइम की इसके बीच में कुछ यहाँ पे मिलेगी, यानी 1/2 लेस देन t और यहाँ पे 1, यानी टाइम इंटरवल 1/2 से ज़्यादा हो और 1 से कम हो तब मुझे रिटार्ड मोशन यहाँ पे मिलेगा, तब वैल्यू मुझे निगेटिव मिलेगी। इसके अलावा तो कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे पॉजिटिव और जीरो वाली कंडीशन तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो 1/2 लेस देन t और लेस देन 1, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह की कंडीशन मुझे दी थी, तो इस तरह का सवाल भी आपसे यहाँ पे पूछ सकता है, तो इसको नोट करो। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कैसे क्वेश्चन और आपसे बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने, 1/2 लेस देन 1, ठीक है। तो t से 0 तो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि 0 से कम क्या होगा t निगेटिव, तो टाइम कभी निगेटिव नहीं हो सकता, ये टेक्निकल नॉट पॉसिबल, ठीक है, टेक्निकल नॉट पॉसिबल t, क्योंकि टाइम कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था मेरे पास। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, देख लेते हैं। क्वेश्चन मुझे दिया है, ए ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, ए ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, position x is function of time, position x is function of time, x equal to x और ब्रैकेट में यहाँ पे t, फंक्शन ऑफ टाइम x इक्वल टू x ब्रैकेट में t, क्योंकि x फंक्शन ऑफ टाइम। पार्टिकल एट पॉइंट O, particle at point O which is at x equal to 0, which is at x equal to 0, definitely particle moving towards O when, particle moving टूवर्ड्स ओ व्हेन, चार ऑप्शन आपको दिए हैं, डी एक्स बाई डी टी ग्रेटर देन 0, बी ऑप्शन दिया है डी एक्स बाई डी टी लेस देन 0, सी ऑप्शन दिया है डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी ग्रेटर देन 0 और डी ऑप्शन आपको दिया है डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी लेस देन 0। ये चार ऑप्शन आपको दिए हैं, आपको बताना है कि विच वन इज करेक्ट। Object is moving along x axis, position x is function of time, x equal to x into t, particle at point O when, which is at x equal to 0। तो जो पॉइंट A मुझे दिया है वो कहाँ पर है, x equal to 0। तो डेफिनेटली पार्टिकल मूविंग टूवर्ड्स पॉइंट O when, किस कंडीशन में पार्टिकल मूव करेगा पॉइंट O की तरफ। तो पॉइंट O कहाँ पे होगा, एक तरीके से अगर आप देखें तो वो होगा ओरिजिन के ऊपर। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करें और बताएं क्या ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। चलिए ट्राई किया होगा आपने, क्वेश्चन को नोट किया होगा। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बड़ी छोटी सी बात आपको सोचनी थी। क्या सोचना था, आपको दिया है कि पोजीशन इज फंक्शन ऑफ टाइम एंड पार्टिकल एट पॉइंट O विच इज एट x इक्वल टू 0। तो अगर x इक्वल टू 0 की मैं बात करूंगा और इस तरह से ग्राफ अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये x है और ये y है, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 तो इस पॉइंट पे होगा, यानी ओरिजिन पे, ठीक है। यानी x इक्वल टू 0 पे क्या पॉइंट मुझे दिया है, पॉइंट O दिया है। अब ये जो पार्टिकल है या कोई ऑब्जेक्ट है वो डेफिनेटली मूविंग टुवर्ड्स O, यानी जो भी पार्टिकल यहाँ पे होगा वो, ये तो x एक्सिस है, वो O की तरफ मूव कर रहा है। तो जैसे अगर मैं इस एक्सिस पे कोई कार मान लेता हूँ
तो ये कार किधर मूव करेगी, इधर की तरफ। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर ये कार ओरिजिन की तरफ मूव करेगी, यानी x=0 की तरफ मूव करेगी, x=0 की तरफ यहाँ पे मूव करेगी, तो मूव करने के लिए यानी पॉइंट O तक जाने के लिए एक तो क्या चाहिए मुझे, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा होगा, वो कम होता चला जाएगा। डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस जो है कम होता चला जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे कैसी आएगी, निगेटिव। और वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। और वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये कंडीशन है। अच्छा, तो इस कंडीशन को होने के लिए अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन में देखता हूँ, यानी x.v, तो ये मुझे कैसा मिलेगा, <0 मिलेगा। <0 का मतलब निगेटिव मिलेगा। अच्छा, तो ये तो मेरे पास होता है x, v को क्या लिख सकते हैं, dx/dt <0। इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको लिखेंगे dx² dt <0। तो ये मेरे पास आंसर होगा, और शायद ये मुझे दिया है ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, dx² dt <0। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा यहाँ पे सोचना था, तो आंसर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे और कैसे पूछ लेगा, a particle moving along x-axis, a particle moving along x-axis given position, क्या पोजीशन दी है, x = t क्यूब माइनस 3t² + 2, ये इक्वेशन दी है। और क्या बताना है, फाइंड आउट एवरेज एक्सेलरेशन, एट एवरेज एक्सेलरेशन t = 2 सेकेंड टू t = 4 सेकेंड। बी ऑप्शन क्या दिया है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये मुझे बताना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t = 2 सेकेंड। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो करने का, फिर यहाँ पे देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये आपने ट्राई किया होगा एक बार, अब देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो मुझे यहाँ पे दी है पोजीशन, क्या दी है, पोजीशन। तो पोजीशन मुझे कितनी दी है, t³ माइनस 3t² + 2। अगर यहाँ से v निकालूंगा कितना होगा, dx/dt कितना होगा, 3t² माइनस 60, और ये हो जाएगा 0, ये मुझे मिलेगा। यानी वेलोसिटी कितनी मुझे मिलेगी, 3t² माइनस 6 × ये वैल्यू मुझे यहाँ से मिलेगी। ठीक है, अब क्या निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन मुझे निकालना है। तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा, v2 - v1 t2 - t1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, t = 2 सेकेंड पे निकालते हैं। तो v1 कितना आएगा, यहाँ से ये आएगा 3t² - 6 × 2। तो v1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 - 12, कितनी वैल्यू आएगी, ये मेरे पास आएगी v1 की वैल्यू 0, ये आ जाएगी। एट t = 4 सेकेंड पे देखते हैं, तो कितना होगा 3, ये होगा 4² - 6 × 4, कितनी वैल्यू आएगी 48 - 24। तो कितना आएगा v2, ये आएगा 24 मीटर/सेकेंड, ये आएगा मीटर/सेकेंड। अच्छा, तो यहाँ पे रखेंगे एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी v2 कितना है 24, और v1 कितना है यहाँ पे, ये आया 0 अपॉन, ये आएगा 4 - 2। तो a एवरेज कितना बचेगा 24/2, यानी a मेरे पास कितना आएगा 12 मीटर/सेकेंड²। तो ये मुझे क्या मिला, ये मुझे मिला एवरेज एक्सेलरेशन, v2 - v1 अपॉन t2 - t1। तो t = 2 सेकेंड पे यहाँ पे रखेंगे, ये हो जाएगा 4, 12 - 12, ये आएगा 0, यहाँ पे रखेंगे 4, 48 - 24, ये आएगा 24 मीटर/सेकेंड। ठीक है, तो इसको नोट करो आप, ये था मेरे पास एवरेज एक्सेलरेशन। चलिए ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर
बी कैसे निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। तो जब भी इंस्टेंट की बात आएगी तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या लिखेंगे, डी वी बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी करेंगे, कितना होगा, ये होगा 6t माइनस 6, ठीक है। कितने टाइम पे पूछा है, 2 सेकेंड, तो 6 इंटू 2 माइनस 6 कितना आएगा, 12 माइनस 6, यानी ए की वैल्यू कितनी आएगी, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इसको नोट करो आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन मुझे दिया था, चलिए क्वेश्चन मुझे क्या दिया है, x इक्वल टू 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3। फाइंड आउट टाइम एट विच ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट। बी क्या बताना है, सबसे पहले क्या बताना है, टाइम एट विच ऑब्जेक्ट विल बी रेस्ट, और आपको बताना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन को नोट करो, करने की कोशिश करो, फिर देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे। 2t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 2t, ये दिया है 2t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 2t। तो बताना टाइम एट विच ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। चलिए देखते हैं कैसे इसको सोल्व करेंगे, ट्राई किया होगा आपने, देखते हैं। तो मुझे बताना है टाइम एट विच ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट कंडीशन। ऑब्जेक्ट विल बी रेस्ट कंडीशन का मतलब v इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है, रेस्ट कंडीशन होता है, ठीक है। तो अगर v मुझे निकालना है तो क्या करूंगा, dx बाय dt यहाँ पे लिखूंगा, dx बाय dt। इसका करने का कितना हो जाएगा, 6t स्क्वायर माइनस 8t बाई टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, ये हो जाएगा 6t स्क्वायर, ये हो जाएगा 8t और यहाँ पे आएगा प्लस 2। तो अगर रेस्ट की कंडीशन है इक्वल टू 0, अगर इसका मैं पार्ट करता हूँ कितना आएगा, 6t स्क्वायर माइनस 6t माइनस 2t प्लस 2 इक्वल टू 0। मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6t यहाँ से कॉमन लेंगे, कितना होगा, t माइनस 1। यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँगा, यहाँ से लूँगा 2 कॉमन लूँगा, तो t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन आएगी 6t माइनस 1 और यहाँ पे आएगा 6t, यहाँ पे आएगा माइनस 2 और ये आएगा t माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। यानी टाइम की वैल्यू एक बार मुझे क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, और एक बार टाइम की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2/6, यानी t कितना आएगा, 1/3। तो अगर वेलोसिटी 0 रखता हूँ तो 2 टाइम मुझे मिले, इसका मतलब पार्टिकल 2 बार रेस्ट की कंडीशन पे आएगा, एक बार t इक्वल टू 1/3 सेकेंड पे और एक बार t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। 2 कंडीशन मुझे मिलेगी व्हेन पार्टिकल विल बी एट रेस्ट, ठीक है। व्हेन पार्टिकल विल बी एट रेस्ट, तो 2 कंडीशन आपको मिलेंगी जब पार्टिकल रेस्ट की कंडीशन पे होगा। कब, एक बार t इक्वल टू 1 सेकेंड पे और t इक्वल टू 1/3 सेकेंड पे। बी पार्ट है, मुझे क्या बोला, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, ये मैंने निकाला v, a मेरे पास क्या होगा, dv बाई dt। dv बाई dt कितना होगा, ये होगा 12t माइनस 8, यही आएगा मेरे पास। a इक्वल टू 12 इंटू कितने सेकेंड पे पूछा है, 2 सेकेंड पे, ये हो जाएगा 2 माइनस 8, कितना आएगा, 24 माइनस 8 कितना होगा, ये होगा 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन, इसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, मुझसे पूछा था यहाँ पे एवरेज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि किस तरीके से और सवाल आपसे पूछ लेगा, ठीक है। देखते हैं, क्वेश्चन आपसे बोल देगा, क्वेश्चन ए पार्टिकल पोजिशन इन 3 डायमेंशन
x इक्वल टू टी क्यूब माइनस 2t प्लस 1, y इक्वल टू टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2t, और z इक्वल टू दिया है 2 साइन पाई टी, z इक्वल टू दिया है 2 साइन पाई टी। फाइंड आउट एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, ये बताना है। फाइंड आउट एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। ट्राई करें इस क्वेश्चन को, देखें कैसे इसको सॉल्व करेंगे, फिर देखते हैं सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन ट्राई किया होगा आपने, देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो x इक्वल टू मुझे दिया है, तो v इक्वल टू कितना होगा बोलो, dx बाय dt। कितना आएगा ये आएगा 3t स्क्वायर माइनस 2। एक्सेलरेशन कितना आएगा dv बाय dt, कितना होगा 6t। ये मुझे मिला एक्सेलरेशन, यानी किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। y में देखते हैं ए वाई कैसे निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे v dy बाय dt। कितना होगा ये होगा 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2। a कितना होगा dv बाय dt, कितना होगा 6t प्लस, ये आया मेरा एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, y में आया। इसके बाद देखेंगे z, तो z कैसे निकालेंगे, v इक्वल टू डी जेड बाई डी टी। कितना होगा, ये होगा 2 साइन x का डिफरेंशिएशन, ये होगा cos पाई t और इनटू पाई, ये लिखेंगे। एक्सेलरेशन कितना होगा dv बाय dt। एक बार और करेंगे तो 2 पाई तो एज इट इज, cos पाई का माइनस साइन पाई t इंटू पाई, जिसको x माना उसको एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 2 पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई t। ये वैल्यू मुझे मिलेगी। ये क्या मिला मुझे, एक्सेलरेशन z डायरेक्शन में मुझे मिलेगा, ठीक है, z डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक्सेलरेशन मुझे बताना है यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे, टोटल एक्सेलरेशन लिखेंगे ax आई कैप, ay j कैप और az k कैप, ऐसे लिखेंगे। तो ax 60 है, कितने टाइम पे, 3 सेकेंड पे, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 2, ये होगा आई कैप प्लस ay कितना है 60 प्लस 4, तो यहाँ रखेंगे 6 इंटू 3 प्लस 4, ये आएगा j कैप प्लस az साइन पाई इंटू टी। साइन पाई का मतलब साइन 180, और साइन 180 कितना होता है, 0 होता है, तो पूरी वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 0 k कैप, ये आएगा मेरे पास। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 12 आई कैप प्लस ये आएगा 22 j कैप और यहाँ पे 0, तो ये वैल्यू मुझे यहाँ पे मिलेगी। ये मेरे पास होगा एक्सेलरेशन 12 आई कैप प्लस 22 j कैप। तो इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या बोला है, अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा टी क्यूब। ये पार्टिकल की मुझे पोजीशन की इक्वेशन यहाँ पे दी है, ठीक है, ये दिया है मुझे, और बताना क्या है, ए ऑप्शन मुझे दिया है। ऑप्शन क्या दिया है, पार्टिकल कम टू स्टार्टिंग पॉइंट एट टी इक्वल टू अल्फा बाय बीटा। पार्टिकल कम टू रेस्ट एट टाइम इक्वल टू 3 अल्फा बाय 2 बीटा। इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0 but initial acceleration will not be 0। और डी ऑप्शन मुझे दिया है नो नेट फोर्स विल बी एक्ट एट पार्टिकल, नो नेट फोर्स विल बी एक्ट एट पार्टिकल एट टाइम इक्वल टू अल्फा बाय 3 बीटा। तो इस क्वेश्चन को नोट करो, पार्टिकल की इक्वेशन मुझे दी है यहाँ पे पोजीशन, ठीक है, तो इसको ट्राई करो, फिर देखो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है, मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे।
वन बाय वन यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करता हूँ, पार्टिकल कम टू स्टार्टिंग पॉइंट एंड टी इक्वल टू अल्फा बाय बीटा, तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन एक्स इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे, कितना होगा अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा टी क्यूब इक्वल टू 0, यानी अल्फा टी स्क्वायर इक्वल टू बीटा टी क्यूब, और यहाँ से क्या होगा अल्फा इक्वल टू बीटा टी, ये बचेगा, टी स्क्वायर से टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आएगी अल्फा बाय बीटा, कितनी आएगी अल्फा बाय बीटा। तो अल्फा बाय बीटा दिया है मुझे, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, तो ये आंसर हो जाएगा मेरे पास, को नोट करो, फिर देखते हैं बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए ये नोट कर लिया होगा आपने, चलिए, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं यहाँ से, ऑप्शन नंबर ए तो मेरे पास सही होगा, बिल्कुल ये सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, पार्टिकल कम टू रेस्ट एट टी इक्वल टू 3 अल्फा बाय 2 बीटा, तो रेस्ट की कंडीशन क्या होगी, जब वेलोसिटी मेरे पास कितनी होगी 0 होगी, तो अगर यहाँ से वेलोसिटी कैसे निकालूंगा डी एक्स बाय डी टी, तो x कैसे करेंगे यहाँ पे, ये करेंगे 2 अल्फा टी माइनस 3 बीटा टी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये करेंगे 2 अल्फा टी इक्वल टू कितना होगा 3 बीटा टी स्क्वायर, तो 2 अल्फा इक्वल टू 3 बीटा टी, एक टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी 2 अल्फा बाय 3 बीटा, और यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया 3 अल्फा बाय 2 बीटा, लेकिन अपोजिट आ रहा है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी मेरे पास क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि टाइम कितना होगा एग्जैक्ट 2 अल्फा बाय 3 बीटा, ये होगा। चलिए सी ऑप्शन देखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0 बट इनिशियल एक्सेलरेशन विल नॉट बी 0, तो अगर इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होने का मतलब एट टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड की यहाँ पे बात कर रहा है, तो वेलोसिटी मैंने कितनी निकाली यहाँ से डिफ्रेंशिएट करके 2 अल्फा टी माइनस 3 बीटा टी स्क्वायर, तो यहाँ पे टी इक्वल टू 0 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 0 माइनस 0, यानी v इक्वल टू 0, तो ये तो सही बात है। अब एक्सेलरेशन देखते हैं, विल नॉट बी 0, ये बात सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो चलिए इधर से मैं इसको हटा देता हूँ, देखते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा रॉन्ग होगा। तो अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो कैसे करेंगे डी वी बाय डी टी, तो डी वी बाय डी टी कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा 2 अल्फा माइनस 6 बीटा टी, ये मिलेगा 2 अल्फा माइनस 6 बीटा टी, यानी एक्सेलरेशन कितना होगा 2 अल्फा माइनस, यहाँ पे वैल्यू अगर रखेंगे इनिशियल एक्सेलरेशन विल नॉट बी 0, टी की वैल्यू 0 होगी यहाँ पे भी इनिशियल एक्सेलरेशन के लिए, तो ये आएगा 2 अल्फा, इसका मतलब इनिशियल एक्सेलरेशन विल नॉट बी 0, तो ऑप्शन नंबर सी भी मेरे पास क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक है, तो नो नेट फोर्स विल बी एक्ट एट पार्टिकल एट टी इक्वल टू अल्फा बाय 3 बीटा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको, चलिए ये ऑप्शन मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अच्छा, एक्सेलरेशन मेरे पास कितना है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे चेक करते हैं, एक्सेलरेशन कितना है 2 अल्फा माइनस 6 बीटा टी, तो मुझे चेक करना है नो नेट फोर्स विल बी एक्ट, तो फोर्स मेरे पास होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, तो अगर एक्सेलरेशन 0 तो नेट फोर्स भी 0, तो देख लेते हैं एक्सेलरेशन 0 आएगा या नहीं आएगा, तो कितने टाइम पे अल्फा बाय 3 बीटा, तो ए मेरे पास कितना है 2 अल्फा माइनस 6 बीटा टी, 2 अल्फा माइनस 6 बीटा, कितने टाइम पे अल्फा बाय 3 बीटा, अल्फा बाय 3 बीटा, तो 3 2 बीटा से बीटा कैंसिल, तो कितना आया 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा, यानी एक्सेलरेशन कितना मिला 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि नेट अगर एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स भी कितना होगा यहाँ पे 0 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। तो इस तरीके से मुझे आंसर बताने थे, तो ऑप्शन नंबर ए सी डी विल बी करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज की क्लास का, देखते हैं। क्या क्वेश्चन है मेरे पास, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग x axis, a particle moving along x axis and position and having position at 5 meter leftward of origin, leftward of origin and
एंड स्लोइंग डाउन। क्या लिखा? पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एंड हैविंग पोजीशन एट 5 मीटर लेफ्टवर्ड ऑफ ओरिजिन एंड मूविंग स्लोइंग एंड मूविंग स्लो डाउन। फाइंड आउट एंड मूविंग स्लोइंग डाउन, फाइंड आउट साइन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। फाइंड आउट साइन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये आपको बताना है। ठीक है, वी नोट और यहाँ पे ए नोट। ठीक है, तो अगर आपने एक्सेलरेशन वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो उस क्वेश्चन को बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्या हो रहा है इसको करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, तो ये तो ओरिजिन होगी मेरे पास 0,0। तो पार्टिकल कहाँ पे है? लेफ्टवर्ड, 5 मीटर लेफ्टवर्ड ऑफ ओरिजिन, यानी 5 मीटर लेफ्टवर्ड। सपोज करो 5 यहाँ पे है, तो कोई ऑब्जेक्ट या कोई कार या कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट है इस सरफेस के ऊपर, लेफ्टवर्ड फ्रॉम ओरिजिन, ये वाई ये एक्स। ठीक है, अब मूविंग स्लोइंग डाउन, अगर मूविंग स्लोइंग डाउन है तो यानी वेलोसिटी अगर नेगेटिव होगी और एक्सेलरेशन कैसा होगा यहाँ पे? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये गाड़ी एक्स एक्सिस पे नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेफ्टवर्ड एक्स एक्सिस हैविंग पोजीशन 5 मीटर लेफ्टवर्ड ओरिजिन एंड मूविंग स्लोइंग डाउन। तो अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगी v वेलोसिटी से, और मूविंग किधर कर रही है? 5 मीटर लेफ्टवर्ड ऑफ ओरिजिन। अच्छा, ये इधर मूव करेगी तो इधर मूव करेगी, तो अगर लेफ्टवर्ड मूव करेगी तो वेलोसिटी कैसी होगी? निगेटिव होगी, क्योंकि लेफ्टवर्ड का साइन हम कैसा लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। तो अगर ये निगेटिव की तरफ मूव करेगी और स्लोइंग डाउन है तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन निगेटिव हो गया तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो वहाँ पे आपको स्पीड अप मिलेगा, यानी गाड़ी की जो स्पीड है वो बढ़ेगी। लेकिन अगर यहाँ पे वेलोसिटी निगेटिव है तो एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, तब जाके आपका जो गाड़ी की स्पीड होगी है मूविंग स्लोइंग डाउन। तो वेलोसिटी यहाँ पे होगी निगेटिव और एक्सेलरेशन यहाँ पे होगा पॉजिटिव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट करें। चलिए, क्वेश्चन आपने नोट किया होगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे मेरे पास जो मुझसे पूछे थे रिगार्डिंग एक्सेलरेशन। इतना करने के बाद एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का कोई भी सवाल अब आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये करने के बाद कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा कि सॉल्व ना हो। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन में इंटीग्रेशन का यूज़ कर सकते हैं और कैसे वहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उस पूरे कॉन्सेप्ट के लिए भी एक वीडियो अपलोड मैं करूँगा इसके बाद। तो तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, एवरेज, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और क्वेश्चन यहाँ पे लगाते रहिए। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।